हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए गाइस, अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा हम क्या भारतीय संविधान में हमने जो हमारा भारतीय संविधान है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, जो पहला भाग है, जिसका नाम क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संघ एवं इसका क्षेत्र। तो हम वो टॉपिक कवर कर रहे हैं, वो टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अब तक उस टॉपिक की 5 क्लासेस हो चुकी हैं, आज ही हमारी छठी क्लास है इस टॉपिक की। तो अब तक की 5 क्लासेस में हमने क्या क्या बातें कवर कर ली हैं, क्या क्या चीज़ों के बारे में हम जान चुके हैं, एक बार मैं उस पर डिस्कस करती हूँ ब्रीफ में, फिर आज की क्लास पे आएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो संविधान है, तो संविधान का जो भाग 1 है उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या आता है, संघ एवं इसके क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, उसके संघ और क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। सॉरी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो भारत देश है इसको क्या कहा गया है कि ये राज्यों का संघ है। जो हमारा इंडिया है, इंडिया हमारा देश है, इसको राज्य का संघ कहा गया है। किन किन रूपों में इसको राज्य का संघ कहा गया है ये हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके थे, जान चुके थे। फिर आगे हमने क्या पढ़ा था, आगे हमने पढ़ा था कि जो हमारी भारतीय संसद है, जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है, तो उसके पास क्या क्या पावर्स हैं, किस लिए, कि किसी भी राज्य का पुनर्गठन करने के लिए। तो जो राज्यों के पुनर्गठन हेतु हमारी जो भारतीय संसद है, इंडियन पार्लियामेंट है, उसके पास क्या क्या पावर्स हैं उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में जान चुके थे। ठीक है। साथ ही हमने क्या जाना था उसके बाद हमने जाना था कि जो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था, उस तो 100वां अमेंडमेंट हुआ था जो भारत के संविधान के अंदर, उसके तहत कुछ क्षेत्र किसको दिया गया था, बांग्लादेश को दिया गया था, और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत को दिया गया था। तो उसका आदान प्रदान किस रूप में हुआ था वो हम कंप्लीट डिटेल में कवर कर चुके हैं। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था, हमने पढ़ना स्टार्ट किया था जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो यूनियन टेरिटरी हैं, और साथ ही साथ जो हमारे राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उनका उद्भव किस प्रकार से हुआ। जो प्रेजेंट में हमारे जो कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनका उद्भव अब तक किस प्रकार से हुआ, शुरू में किस प्रकार से था, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, किस किस रूप में थे, तो उनका उद्भव कैसे हुआ, वो सब हम कंप्लीट डिटेल में जान रहे हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ लिया था कि जो देसी रियासतें थी, जो हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो किस प्रकार से उनका एकीकरण भारत के अंदर किया गया था। ठीक है। तो हमने फिर क्या जाना था कि 1950 में जो भारत का जो क्षेत्र था उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया था। पहले भाग में कितने राज्य थे, दूसरे भाग में कितने राज्य को रखा, तीसरे भाग में कितने राज्यों को रखा, और चौथे भाग में कितने राज्यों को रखा, वो सब हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने जाना था जो धर आयोग और जेवीपी समिति है, ये किस प्रकार से कार्य किया था इन्होंने, या किस लिए जो जेवीपी समिति है इसका उद्भव हुआ था, किस लिए ये समिति बनाई गई थी, इसका निर्माण किया गया था भारत सरकार द्वारा। तो उसके बारे में भी हमने कंप्लीट डिटेल में जान लिया था। ठीक है गाइज, चलिए अब अपनी आज की क्लास पर आते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसके अंदर, केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों के उद्भव के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे फजल अली आयोग, कि ये फजल अली आयोग जो था, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो ये फजल अली आयोग था क्या। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है, आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा का के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। जैसा कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जो आंध्र प्रदेश था उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था, लोगों ने आंदोलन किया था, विरोध किया था, लंबा विरोध किया था, किस लिए, कि भाषा के आधार पर इस प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का निर्माण होना चाहिए, एक अलग स्टेट बनना चाहिए। तो उसके अंदर एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु, तो उनका भी निधन भी हो गया था। तो फिर भारत सरकार ने क्या किया था, एक अन्य प्रदेश भाषा के आधार पर, जो 1953 में पहला जो प्रदेश था हमारा, उसका निर्माण कर दिया था। तो उसके तहत क्या हुआ कि जैसे कि आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, तो उसके उससे क्या हुआ,
अन्य क्षेत्र जो थे भारत के अंदर, तो वो भी क्या कहने लगे कि हमें भी अपना भाषा के आधार पर अपना अलग राज्य बनाना है, अलग राज्य चाहिए हमको, ठीक है। इसके कारण भारत सरकार को एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। तो इसके लिए जो भारत सरकार थी उसने क्या किया, एक 3 सदस्य की जो आयोग का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष कौन थे उसके, फजल अली थे। तो इसलिए इस आयोग का नाम उनके नाम पर रख दिया गया, फजल अली आयोग। तो अध्यक्षता किसकी थी, फजल अली की थी, साथ ही साथ 2 अन्य लोग भी थे, ठीक है। तो ये कब हुआ था, दिसंबर 1953 की बात है। ये कब की बात है, दिसंबर 1953 में, जब आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया उसके जस्ट बाद की बात है ये। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो पहले कौन थे अध्यक्ष, तो कौन थे, फजल अली थे। और इसके जो अन्य 2 सदस्य थे वो कौन कौन थे, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू। कौन थे, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू थे, फजल अली के अलावा। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, 2 साल बाद 1955 के अंदर पेश की। और इसमें क्या था, और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। और इस आयोग ने इस बात को क्या किया गया, स्वीकार किया कि हाँ, क्या किया जाना चाहिए कि भाषा के मुख्य आधार पर राज्यों का क्या होना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आगे क्या कहा इस आयोग ने, इस आयोग ने कहा, लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। लेकिन इसने क्या कहा कि एक राज्य एक भाषा, ये तो इस सिद्धांत को तो अस्वीकार कर दिया, मतलब कि राज्यों के आधार, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि एक राज्य में एक ही भाषा है, एक राज्य में कई भाषा के लोग का क्या होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, मतलब उस आधार पर राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए, बावजूद इसके कि एक राज्य एक भाषा। तो इस सिद्धांत को क्या किया, फजल अली आयोग ने अस्वीकार किया, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है, इसका मत था कि जो फजल अली आयोग जो था, इसका क्या मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। साथ ही साथ इसने क्या किया, क्या कहा कि किसी भी जो राजनीतिक इकाई है उसके पुनर्निर्धारण के लिए भारत की एकता को प्रमुखता देनी चाहिए, कि भारत की एकता को ध्यान में रखते हुए किसी राजनीतिक इकाई का को क्या करना चाहिए, पुनर्निर्धारण करना चाहिए। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। अब जो ये फजल अली आयोग समिति थी, तो इसने राज्य के पुनर्गठन की योजना के तहत 4 बड़े कारक बताए कि ये इन कारकों को ध्यान में रखते हुए किसी भी राज्य का निर्माण, मतलब कि पुनर्गठन करना चाहिए। तो कौन से थे, चलिए उनके बारे में जानते हैं। ए में क्या आता है, देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण। तो पहली बात क्या थी कि देश की एकता को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किसी भी राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए। दूसरी क्या थी, भाषाई एवं संस्कृति एकरूपता, मतलब उनकी भाषाई और संस्कृति की एकरूपता को देखना चाहिए। वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क, उसके जो वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क है उनको दिमाग में रखना चाहिए। और चौथा क्या था, प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना एवं इसका संवर्धन, मतलब कि प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए, और पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना होनी चाहिए और इसका संवर्धन होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए किसी भी राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए। किसका कहना था, ये फजल अली आयोग जो कमेटी थी, हम कह सकते हैं जो आयोग था, उसका कहना था, ठीक है। चलिए साथ ही साथ नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है, आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों, आयोग ने क्या सलाह दी कि जो मूल संविधान है उसके अंतर्गत जो 4 आयामी राज्य हैं और क्षेत्रों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए। क्या किया जाए कि 4 आयामी राज्यों और क्षेत्रों का जो वर्गीकरण है उसको समाप्त किया जाए, और 16 राज्य और 3 केंद्रीय प्रदेशित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। मतलब कि क्या 16 राज्य बनाए जाएं और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं, ठीक है, यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया जाए। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तन
के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। तो जो भारत सरकार थी उसने क्या किया, इसमें बहुत ना के बराबर परिवर्तन करते हुए ये जो सिफारिश रखी थी फजल अली आयोग ने, जो कहा था, जो बातें कही थी, उनको मान लिया। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। आगे क्या कहा गया है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1956 में हुआ था के द्वारा भाग क और भाग ख के बीच की दूरी समाप्त कर दी। दूरी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मतलब जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके तहत जो भाग क में जितने राज्य थे और भाग ख में जितने राज्य थे तो उनके बीच की दूरियों को समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ जो भाग ग था, भाग ग को पूर्ण रूप से क्या कर दिया, खत्म कर दिया, वो समाप्त कर दिया। जो भाग ग में जो राज्य आते थे उनको समाप्त कर दिया। आगे जानेंगे किस किस प्रकार से किया। साथ ही साथ आगे क्या कहा गया है, इनमें से कुछ को पड़ोसी राज्य के साथ मिला दिया। इसमें से क्या किस प्रकार से खत्म किया या दूरियों को समाप्त किस प्रकार से किया कि जो पड़ोसी राज्य थे उनमें इनको क्या कर दिया गया, उस पड़ोसी राज्य में इनका विलय कर दिया गया, इनको मिला दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ तथा कुछ को संघ शासित प्रदेशों के तौर पर पुनः स्थापित कर दिया गया। साथ ही साथ क्या किया गया, कुछों को जो संघ शासित प्रदेश जिनको हम यूनियन टेरिटरी भी बोल सकते हैं उसके रूप में क्या कर दिया गया, पुनः स्थापित कर दिया गया। मतलब कि उनको संघ शासित प्रदेश बना दिया गया या संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो इन बातों का परिणाम क्या निकला कि 1 नवंबर 1956 तक क्या हुआ कि जो हमारा भारत देश है वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कोचीन राज्य को त्रावणकोर, जो हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956 तो उसके अंतर्गत क्या हुआ कि कोचीन राज्य को तो त्रावणकोर में मिला दिया, मद्रास राज्य को मालाबार में मिला दिया गया, इनको एक साथ कर दिया गया तथा दक्षिण कन्नड़ के जो कसरगोड़ा को मिलाकर एक नया राज्य क्या बना दिया गया, केरल स्थापित कर दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ आगे क्या हुआ, नेक्स्ट आगे जानते हैं आगे क्या हुआ। इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य को तेलुगु भाषी क्षेत्र को आंध्र राज्य में मिलाकर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की। अब इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि जो हैदराबाद राज्य था तो तेलुगु भाषी क्षेत्र था तो उसको आंध्र राज्य में मिलाकर एक नया प्रदेश क्या, आंध्र प्रदेश क्या हुआ, उसकी स्थापना कर दी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसी प्रकार मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन हुआ। तो किसको, जो मध्य भारत के राज्य थे उन जो उसको और विंध्य प्रदेश को मिलाकर तथा जो भोपाल राज्य है इन तीनों को एक साथ मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन कर दिया गया। मतलब कि एक प्रदेश बना दिया गया मध्य प्रदेश। ठीक है, एक राज्य बना दिया गया, एक स्टेट बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है पुनः इसने सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को, जो सौराष्ट्र और कच्छ राज्य था उसको बॉम्बे राज्य में मिला दिया, कुर्ग राज्य को मैसूर राज्य में मिला दिया, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य में मिला दिया और जो अजमेर राज्य था उसको राजस्थान राज्य में विलय कर दिया गया, मतलब कि मिला दिया गया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा नए संघ शासित प्रदेश, इसके अलावा क्या हुआ कि इस अधिनियम द्वारा जो 1956 का अधिनियम था, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, उसके तहत क्या किया गया, जो संघ शासित प्रदेश थे कौन से, लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमिनदीवी द्वीपों का सर्जन मद्रास राज्य से काटकर कर दिया गया। मतलब जो मद्रास राज्य था तो उससे काटकर क्या है, ये 3 कौन से लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीव द्वीपों का क्या कर दिया गया, सर्जन कर दिया गया। ठीक है, ये बना दिए गए। तो ये और 1900 आगे जानते हैं। चलिए 1956 में भारत का जो क्षेत्र था वो किस प्रकार से बनकर आया, किस प्रकार से बना, 14 राज्य और 6 जो संघ शासित क्षेत्र थे
उनके बारे में एक बार जानते हैं कौन से थे। तो 1956 में जो भारतीय क्षेत्र था किस रूप में बनकर तैयार हो गया? राज्य कौन कौन से थे? चलिए राज्यों के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश था, असम था, बिहार, बम्बई, जम्मू और कश्मीर, केरल। साथ ही साथ आता है आगे मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो ये 14 राज्य के रूप में क्या हुआ? 1956 में जो भारत हमारा भारतीय क्षेत्र था उसमें 14 राज्यों का पुनर्गठन हो गया। मतलब कि ये 14 राज्य बनकर तैयार हो गए, 14 राज्य के रूप में विभाजित हुआ। और जो संघ शासित प्रदेश थे जो हमको उनके बारे में जानते हैं वो कौन से थे? 6 जो संघ शासित प्रदेश थे। पहला आता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दूसरा दिल्ली, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीव द्वीप समूह, फिर मणिपुर और त्रिपुरा। ये कौन थे? ये 6 कौन से संघ शासित क्षेत्र थे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया। तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मैं आशा करती हूँ अब आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई है। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ और बच्चों तक भी क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जब मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि जो 1956 के बाद जो नए राज्य बने और संघ शासित प्रदेश क्षेत्र जो बने भारत के अंदर वो किस किस रूप में बने, किस किस प्रकार से बने, कल की क्लास में हम वो जानेंगे। ठीक है, तो गाइज प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और बच्चों तक भी चैनल को सब शेयर कीजिएगा क्लास को। आज ऐसा करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब आपसे कल की क्लास में मिलते हैं। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।